चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज को डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो तरीके से तोड़ा गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर जिन्हें हम किसी और क्वांटिटी की मदद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम। दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, force is mass into acceleration, energy is like half mv square, so mass और velocity के स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो आप इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी से क्रिएट कर सकते हो। ऐसी क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूनिट्स को डिजाइन किया गया है। अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स डिजाइन की। सबसे पहले फुट पाउंड सिस्टम, दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, तीसरा मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट पॉपुलर एसआई सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 बेस क्वांटिटीज क्रिएट की गई, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। ये बेस यूनिट्स हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज उनके सामने लिखी हुई है वो बेस क्वांटिटीज है। अब इनकी मदद से आप डिराइव्ड क्वांटिटीज क्रिएट कर सकते हैं, और उनकी यूनिट्स को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, लाइक जूल, watt. There are some improper units also, जैसे कि kg weight. kg weight is a unit of force, but still ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी मास की या वेट की यूनिट होगी, पर ये एक फोर्स की यूनिट है, तो इसलिए इसे इम्प्रॉपर यूनिट्स भी कहते हैं, हालांकि इट इज लीस्ट पॉपुलर। नेक्स्ट इज सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स आर कि अगर मुझे इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंसेस मेजर करनी है, या सन अर्थ की डिस्टेंस, या और भी डिफरेंट डिस्टेंट स्टार्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अर्थ से, तो मैं उसे एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर या मीटर में नहीं करूंगा, मैं उसे लाइट ईयर्स में कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी। और उसी तरीके से इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर्स और माइल्स का यूज नहीं करेंगे। तो पर्टिकुलर क्वांटिटी के अमाउंट के हिसाब से यूनिट का सिलेक्शन किया जाता है, उसे प्रैक्टिकल यूनिट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हमारे पास दो हैं पॉपुलर, जिनकी हमने यूनिट्स डिजाइन कर रखी हैं, दैट इज रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल एंड स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब बात आती है डायमेंशंस क्या होते हैं। भाई, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स के रूप में लिखा जा सकता है, जिनसे भी मिलके वो बनी है। तो इस तरीके से पैटर्न में लिखने को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी की जिन पावर्स में डिराइव्ड को लिखा जाता है, उन पावर्स को डायमेंशंस कहा जाता है। एक नोट है हमारे पास में, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट, बट यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो आप ध्यान से देखें कि एग्जांपल्स हमने बताया, जैसे L बराबर आर थीटा, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। L इज आर्क लेंथ, R इज रेडियस, तो ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो दोनों ही क्वांटिटी लेंथ है। तो जैसे आप आर को डिवाइड करेंगे, थीटा विल बी L by L, यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पर फिर भी हमने इसकी यूनिट डिजाइन कर रखी, दैट इज रेडियन। पर अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है, इसका मतलब ऑलरेडी दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट होंगी, जैसे इसमें मीटर और मीटर कैंसिल आउट हुआ है, तो डेफिनेटली क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस ही होगी। तो आप इसे अच्छे से याद रखें। आगे देखें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। भाई, आप एक ही तरीके की फिजिकल क्वांटिटी को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम आपसे कहें कि 2 लीटर दूध में 4 किलोमीटर जोड़ दो, तो आप उसे जोड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज। सिमिलरली आप उसे सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होते हैं, वो सेम टाइप की क्वांटिटीज के होते हैं, कि अगर x वेलोसिटी है तो y भी वेलोसिटी ही होगा, और इनसे जो आउटपुट मिलेगा, यानी कि इक्वालिटी के इस तरफ, वो भी सेम क्वांटिटी ही होगा। यानी कि अगर x और y वेलोसिटीज हैं, तो z भी वेलोसिटी होगा। इसमें हमें सिर्फ आपको एक ही चीज बताने की जरूरत। अगर मैं आपसे कह दूं z इज वॉल्यूम, देन डेफिनेटली x इज वॉल्यूम एंड y इज आल्सो वॉल्यूम, क्योंकि सेम ही टाइप की क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी वही क्वांटिटी होगी। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के हो सकते हैं, जैसे y by x इज अलाउड एंड x into y इज आल्सो अलाउड, जैसे डिस्टेंस बाय टाइम, या वेलोसिटी बाय टाइम, या मोमेंटम बाय टाइम। आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। मास इनटू वेलोसिटी, जैसा कि मोमेंटम होता है, तो आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, जैसे पाई हो गया, या ई हो गया, या कोई भी नंबर आप 4, 17, 18, 20, ये सब नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना। एंड इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ये 4 तरीके की फंक्शन है,
और इनके अंदर के जो इनपुट होते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट नाम से भी जानते हैं वो सब डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे कि हमने साइन के अंदर x रखा, अब ये साइन के अंदर का इनपुट है और साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके अंदर का जो इनपुट होगा वो डायमेंशनलेस होना मस्ट है। सो x विल बी डेफिनेटली डायमेंशनलेस। So log के अंदर हमने y plus z रखा, that y plus z whole thing must be dimensionless। और हमें पता है अगर y plus z यानी कि ये टोटल वैल्यू डायमेंशनलेस है तो y भी डायमेंशनलेस होगा और z भी डायमेंशनलेस होगा बाय दिस रिलेशन। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, आप इसे याद भी इजीली रख सकते हैं बाय शॉर्ट फॉर्म लाइट, L इज लॉगरिथमिक, I रिप्रेजेंट इनवर्स फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्वांटिटीज का निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमने कहा जैसे आप फोर्स का डायमेंशन निकालें तो उसका पैटर्न ये है कि आप सबसे पहले फोर्स का सबसे आसान फॉर्मूला सोचें। फोर्स के कई फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़े हैं, मैकेनिक्स में पढ़े हैं, तो कहीं भी पढ़े हो आप सबसे इजी फॉर्मूला सोचिए। और सबसे इजी फॉर्मूला हमने सोचा दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि आप किसी भी फॉर्मूले से आंसर निकालोगे डायमेंशन का सबसे अच्छी बात है वो सेम ही आएगा। एक्सीलरेशन की यूनिट फिर हमने सोचा जैसे कार्टून्स में सोचते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम की जगह पे हमने रखा एम क्योंकि एम ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो डेराइव्ड क्वांटिटी दिखेगी आपको फॉर्मूले में उसको आपको यूनिट से क्रिएट करना है। अब हमें पता है एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर इज लेंथ तो हमने लेंथ का डायमेंशन लिखा, सेकंड इज टाइम और उसका स्क्वायर है तो हमने टाइम का डायमेंशन लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको सबको ऊपर लेके जाना होता है। दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। So this is m, this is l, ये ऑलरेडी थे। अभी t की पावर 2 जैसे ही ऊपर जाएगा ये -2 बनेगा, तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स इज अ पॉपुलर क्वांटिटी, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m l t -2। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर ऑलरेडी पावर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एनर्जी के डायमेंशन निकालने और वर्क डन के, हमने E और W लिखा है क्योंकि एनर्जी और वर्क डन आपस में एक दूसरे से जोड़े जा सकते हैं क्योंकि दोनों की यूनिट एकदम सेम ही होती है एंड दे आर इंटरचेंजेबल क्वांटिटीज। आपने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ वगैरह में देखा होगा, केमिस्ट्री में भी एनर्जी में वर्क ऐड कर दिया जाता है, वर्क में से एनर्जी सब्ट्रैक्ट की जाती है। सो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलता है और हमने कहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम टाइप की क्वांटिटीज का ही होता है। तो हमने एनर्जी का सबसे आसान फॉर्मूला सोचा जो हम बचपन से जानते हैं, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ इज ए नंबर और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, सो आपको तो हम हटा देंगे। अब मास इज फंडामेंटल बट वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल, तो आपको पहले उसका यूनिट सोचना पड़ेगा, दैट इज मीटर पर सेकंड, पर ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो हमने मास की जगह तो m का डायमेंशन लिख लिया, इस तरफ एनर्जी का डायमेंशन। अब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो रखा था तो मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर एंड सेकंड इज टाइम, सो टाइम का स्क्वायर। फिर हमें इन सबको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, दैट इज m, L ऑलरेडी ऊपर था विद पावर 2, अभी t को ऊपर लेके जाएंगे so this will be -2। एनर्जी इज अगेन वेरी पॉपुलर, so you have to remember this also, m L2 t -2, this is the dimension of energy or work done। Now listen, थर्ड इज थोड़ा सा कॉन्ट्रिगेट करते हैं इसे कि परमिटिविटी का आप डायमेंशन बताइए। हमने आपसे कहा था नंबर्स आर डायमेंशनलेस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। कांस्टेंट्स आर नॉट डायमेंशनलेस, दे कैन बी, दे कैन नॉट बी, बट नंबर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। सो एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट और आपसे कहा इसका डायमेंशन आप बताइए, तो आप एप्सिलॉन नॉट से जुड़ा हुआ सबसे सरल फॉर्मूला सोचे जो आप पहले से जानते हैं, दैट इज कूलम्स लॉ है, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर एंड k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने उसे मेंशन किया। हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए, 1/4 पाई इज अगेन है कांस्टेंट, तो आप इसे हटा दें सीधे सीधे। हमने एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ भेजा और f को नीचे भेजा, तो आपको कुल मिला के डायमेंशन निकालना है। ऊपर दो चार्जेस है, नीचे फोर्स एंड दिस इज r स्क्वायर, क्योंकि हमने एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ और f को इस तरफ भेज दिया। तो इधर एप्सिलॉन नॉट ऊपर चार्ज और दो चार्जेस है वहां पे, चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो हमने कहा दो चार्जेस थे तो दो बार करंट आएगा, यानी कि इसके फॉर्मूले को भी आप a इंटू टी लिख सकते हैं और इसको भी a इंटू टी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। सो दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज t स्क्वायर। सो करंट के लिए a स्क्वायर लिखा और टाइम के लिए t स्क्वायर लिखा, नीचे r स्क्वायर यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर था, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। सो हमने इसकी जगह पे लेंथ का स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। अब बात आती है फोर्स, हमने नीचे भेजा था, फोर्स का डायमेंशन हमने अभी सीखा था m l t -2, तो हमने एज इट इज फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया, दिस इज फोर्स यहाँ से यहाँ तक।
एम एल टी माइनस टू, और ये आर स्क्वायर का डायमेंशन ये रहा। अब इन सबको हम ऊपर लेके जाएंगे, एम ऊपर जाएगा तो -1 में जाएगा। लेंथ ऑलरेडी यहाँ पे एल 1 था और इधर 2 था, तो 2 और 1 मिलके 3 होगी पावर, और ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। टाइम ऑलरेडी 2 था ऊपर और ये -2 था, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये भी +2 बनेगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। ऊपर ऑलरेडी करंट का स्क्वायर था, सो दिस इज ए स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी राइट डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, दैट इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये कैसे निकालें, तो हम सबसे सरल फॉर्मूला सोचेंगे जो प्लैंक कांस्टेंट को इंक्लूड करता है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, व्हेन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड यू नो फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। तो आपको फॉर्मूला सोचना ही पड़ेगा। सो एनर्जी की जगह हमने लिखा एम एल टू टी माइनस टू, जो भी अभी आपने सीखा एनर्जी का डायमेंशन। एच की जगह पे एच और 1/टाइम की जगह हमने टी की पावर 1 रख दिया नीचे। ये इस तरफ आएगा, -2 में जैसे ही 1 अटैच होगा, सो दिस विल बी -1। सो एच का डायमेंशन आपके पास क्लियरली आ गया, एम की जगह एम, एल की जगह 2 और टी -2 और 1 मिलके बनेंगे -1। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे उनके। क्वेश्चन लिखा हमने, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी वेयर v इज वेलोसिटी, x इज लेंथ एंड t इज टाइम। तो हमने आपको एक एक्सप्रेशन दिया क्वेश्चन का, दैट v इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई सी माइनस टी। अब इसमें ए बी सी जो आपको दिख रहे हैं उनके आपको डायमेंशन बताने। v इज वेलोसिटी, x इज लेंथ एंड t इज द टाइम। हमने अभी अभी आपसे कहा था कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो सेम टाइप की क्वांटिटी का ही होता है, यानी कि दिस ए एक्स एंड दिस होल सर्कल b बाई सी माइनस टी, यानी कि ये दोनों चीजें के डायमेंशन बिल्कुल सेम होंगे और जो इनका आउटपुट मिलेगा वो भी इसी डायमेंशन का होगा। ये हमने आपको पहला पॉइंट बताया था, यानी कि v के, ए एक्स के और इस पूरे को लेकर डायमेंशन सेम होने चाहिए। v इज वेलोसिटी, तो हमने लिखा v का जो डायमेंशन होता है दैट इज एल टी -1, बिकॉज इट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर की जगह पे लेंथ और सेकंड जो नीचे था वो ऊपर जाके t-1 में आ जाएगा। अब यही डायमेंशन ए एक्स के होंगे, तो हमने सबसे पहले इसे सॉल्व कर लिया। तो हमने ए एक्स को लिखा खोल के, दिस इज ए, एक्स के डायमेंशन को लिखा एल, ऐसे आप ओपन कर सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, और ये वेलोसिटी के बराबर एल टी -1। तो आप देख सकते हैं एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए का जो डायमेंशन मिलेगा वो आपको मिलेगा टी की पावर -1 सिंपली। अब अगर हम दूसरे पे बात करें b बाई सी माइनस टी पे, तो हमने फिर से आपसे ये कहा था, अब अगर आप b के जो नीचे डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें उसमें c और t का सब्ट्रैक्शन है, और फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम टाइप की क्वांटिटी का ही होता है। सो दिस इज c एंड t, और दोनों के डायमेंशन सेम होने पड़ेंगे, यानी कि c के डायमेंशन भी टाइम के ही डायमेंशन होंगे। तो हमारे पास एक और चीज निकल गई। नाउ c माइनस टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी टाइम का ही होगा, क्योंकि दो चीजों का एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटी का ही होता है और जो आउटपुट मिलता है वो भी उसी का होता है। तो हमने c माइनस टी की जगह पे डायरेक्ट डायमेंशन लिखा t का, क्योंकि उसका आउटपुट t ही होगा, ऊपर b का डायमेंशन, और हमें पता है दिस होल सर्कल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सो हमने इसे वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर रख दिया, जो था एल टी -1। अब इधर एल टी -1 लिखा हुआ है और ये t इस तरफ आएगा, सो एल टी -1, और ये t को इधर भेजा तो ये t की पावर +1, दे विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हमने एक्सप्रेशन दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू a sin bt माइनस सी एक्स, और आपसे एबीसी के डायमेंशन पूछे। सबसे पहली बात, जो साइन है, ये पूरा जो सर्कल है, साइन थीटा, साइन के अंदर कुछ भी जाए, साइन होता तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ही, यानी कि लेंथ बाय लेंथ, यानी कि इट इज अ डायमेंशनलेस थिंग। तो ये पूरा सर्कल डायमेंशनलेस था, यानी कि जो इधर के डायमेंशन वो इधर के डायमेंशन। अब ये तो डायमेंशनलेस है, यानी कि v के जो डायमेंशन होंगे वही a के डायमेंशन होंगे। तो हमने v के डायमेंशन को a के डायमेंशन के बराबर रखा, क्योंकि साइन का डायमेंशन डायमेंशनलेस है। दिस इज एल टी -1, तो a के डायमेंशन तो निकल गए। अब बात आती है कि साइन के अंदर वाले पार्ट को ध्यान से देखते हैं। हमने आपसे ये कहा था इन फंक्शंस का जो आर्ग्यूमेंट यानी कि इनपुट होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है, यानी कि दिस होल ब्रैकेट bt माइनस सी एक्स मस्ट बी डायमेंशनलेस। और ये जो सेम सब्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है bt और सी एक्स, ये फिर से सेम टाइप की क्वांटिटी का ही होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसा हमने यहाँ पे लिखा और इस पूरे में लगाया, वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि bt और सी एक्स के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम। तो हमने लिखा bt के डायमेंशन और सी एक्स के डायमेंशन सेम होंगे, और इनका आउटपुट भी उसी डायमेंशन का होगा, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्योंकि इनका अंदर का इनपुट डायमेंशनलेस होता है। सो bt सी एक्स के डायमेंशन दोनों बराबर होंगे सब्ट्रैक्शन के कारण, और ये डायमेंशनलेस होगा क्योंकि इसका इनपुट डायमेंशनलेस होता है।
अब बात आती है BUT को खोला हमने, B का डायमेंशन और T का डायमेंशन, CX को खोला, C का डायमेंशन और X इज लेंथ यानी कि लेंथ का डायमेंशन। अब इस पूरी क्वांटिटी को डायमेंशनलेस अगर आना है तो ये T की पावर -1 ही होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। सो B का डायमेंशन को हमने लिखा T की पावर -1, दिस इज C एंड दिस इज L। इसे डायमेंशनलेस लाने के लिए ये L की पावर 1 कटना चाहिए और ये L की पावर -1 से ही कटेगा। सो C का डायमेंशन विल बी L की पावर -1। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहली एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। लाइक हमें जैसे SI सिस्टम में दिया गया है तो आप उसे CGS में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एग्जाम्पल से देखें। पर उसके पहले एक छोटी सी चीज कि अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते भी हो तो क्वांटिटी के अमाउंट यानी कि मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आपको 1 kg शुगर दे दी तो आप उसे ग्राम्स में भी लिख लोगे तो भी वो अमाउंट 1 kg ही रहेगा, दैट इज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। बट ये नंबर्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, बट इनकी वैल्यूज जो टोटल अमाउंट है वो सेम ही रहेगा। तो हमने यहाँ से एक एक्सप्रेशन लिखा, जो आगे लिखा हुआ नंबर होता है उसे हमने N1 कहा, इस सिस्टम में यूनिट को U1 कहा, इक्वालिटी नए नंबर को N2 कहा और जो दूसरे सिस्टम की यूनिट है उसे U2 कहा। सो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हमेशा होल्ड करेगा। क्वेश्चन हमने दिया आपको कन्वर्ट 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू SI सिस्टम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ यूनिट ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखी हुई है कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज नजर आ रही हैं, दिस इज मास एंड दिस इज लेंथ। अब हमें इसे SI में कन्वर्ट करना था, ये kg में जाएगा और ये मीटर में जाएगा और हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे। 0.5 की जगह 0.5 रखा, दिस ग्राम इज 1 ग्राम, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब के आगे भी कोई नंबर नहीं यानी कि 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। सो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इक्वालिटी की जगह इक्वालिटी, N2 की जगह हमने N2 लिखा क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। बट SI सिस्टम में ग्राम इज नॉट द यूनिट, यहाँ पे kg लिखा जाएगा, दैट इज 1 kg, दैट इज द यूनिट। और सेंटीमीटर की जो यूनिट होती है वहाँ पे 1 मीटर, तो हमने लिखा 1 मीटर एंड दिस इज क्यूब। अब N2 निकालने के लिए हमने 1 मीटर क्यूब को उस तरफ भेजा और 1 kg को भी उस तरफ भेजा, तो N2 को हमने अकेला छोड़ दिया इस तरफ। ये kg नीचे जाएगा ग्राम्स के, तो 1 ग्राम बाय 1 kg हो जाएगा। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब ऊपर जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के, सो दिस इज 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज क्यूब। अब 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो और 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हो आप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसे 1000 ग्राम जैसे ही लिखेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 1000, सो दिस इज दी 1000। जैसे आप इसे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 100 का क्यूब, तो हमने वो लिख दिया। दिस इज 10 raised to power 6 एंड दिस इज 10 raised to power 3, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर 3। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 5000 kg पर मीटर क्यूब, और हमने इसे इस सिस्टम से SI सिस्टम में चेंज कर दिया। एक और क्वेश्चन आप देखें, इसमें लिखा हमने कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। हमने एक नया सिस्टम ले लिया जिसमें यूनिट ऑफ मास को 100 ग्राम्स लिया गया है, लेंथ की यूनिट को 10 सेंटीमीटर लिया गया है और टाइम की यूनिट को 5 सेकंड लिया गया है। तो इस तरीके के एक नए सिस्टम में 1 जूल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ये हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे यूनिट्स आपको क्लियरली दिखाई दे रही थी फंडामेंटल्स, पर जूल में जैसा कि दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो आपको पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। दैट इज एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज mL2T-2। ये आपको आसानी से बता देगा कि आपको कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करनी है। मास के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर एंड दिस इज टाइम, इसके लिए सेकंड, और ये जूल SI यूनिट है हम जानते हैं। सो N1 की जगह हमने लिखा 1, मास की जगह पे लिखा हमने 1 kg क्योंकि ये SI में दी गई है वैल्यू आपको। लेंथ की जगह हमने लिखा 1 मीटर, जैसा कि वहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ये पावर -2 थी तो हम इसे नीचे ले गए, दैट इज टाइम, सो दैट इज 1 सेकंड स्क्वायर। ये SI सिस्टम में हमने लिखा। अब यही चीज हम इधर फॉलो करेंगे, बिल्कुल डिट्टो। N2 की जगह N2, मास का स्थान इस सिस्टम में 100 ग्राम ने लिया है, तो मास की यूनिट हमने लिखी 100 ग्राम्स, लेंथ की यूनिट हमने रखी 10 सेंटीमीटर, और जैसा कि स्क्वायर था तो वैसा का वैसा स्क्वायर हम लगा देंगे। और टाइम में भी जैसा कि स्क्वायर है पर वो नीचे है क्योंकि पावर -2 है। टाइम की यूनिट को हमने लिखा 5 सेकंड एंड दिस इज द स्क्वायर। तो हमने एज इट इज सब फिल किया N1 U1 और N2 U2 में विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला, जो आपको ये वैल्यू सोचने में मदद करेगा। N2 को इधर छोड़ के बाकी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम। 100 ग्राम्स 1 kg के नीचे जाएगा तो हम इसे लिखे गए। 1 मीटर के नीचे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, पर जैसा कि दोनों पे पावर 2 है तो हमने पावर 2 लगा दिया। 5 सेकंड जो है वो ऊपर जाएगा और 1 सेकंड उसके नीचे रहेगा, तो 5 सेकंड बाय सेकंड और इसके ऊपर पावर 2।
अब 1 kg को आप 1000 ग्राम लिख सकते हो, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सेकंड सेकंड ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, दिस रिमेनिंग थिंग इज ओनली 5। जैसे आप इसे कट करेंगे तो ये बचेगा 10, यहाँ भी 10 बचेगा, लेकिन स्क्वायर होने के कारण वो फिर से 100 हो जाएगा। 100 इंटू 10 1000, दिस इज 25, सो द वैल्यू इज 25,000। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इन अनदर सिस्टम एंड समथिंग एल्स इज गिवन। चलिए सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस की। दिस इज टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को बाकी फिजिकल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करना हो तो ये उसका तरीका है। आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन हमने दिया आपको, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, मास ऑफ अर्थ m एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है दैट इज r, और आपसे कहा फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ t। तो इसे करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी एक्यूरेट रिलेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है, यानी कि इस तरफ जो डायमेंशन है इक्वालिटी के वही इस तरफ होना जरूरी है। तो हमने लिखा कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, हमें नहीं पता जी की किस पावर में वो जाएगा एक्सप्रेशन, सो जी की पावर a, मास की पावर b और रेडियस की पावर c, और यही एबीसी हम जैसे निकालेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हमें पता है ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट लगता है, पर कांस्टेंट जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमने सब चीजों को इंक्लूड किया तो कांस्टेंट होगा डायमेंशनलेस। तो हमने लिखा इधर t का डायमेंशन दैट इज टाइम, और इधर g का डायमेंशन फिर पावर a, फिर मास का डायमेंशन फिर पावर b और रेडियस का डायमेंशन पावर c। अब हमें पता है कि g का डायमेंशन हमें निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने g से रिलेटेड फॉर्मूला सबसे पहले आपके सामने लिखा दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, द ग्रेविटेशनल लॉ। फिर हमने यहाँ से g की वैल्यू निकाली, बाकियों को दूसरी तरफ भेजा, f के पास r स्क्वायर पहुंचा, m1 m2 नीचे आ गया। दीज आर टू मासेस, दिस इज फोर्स एंड दिस इज लेंथ का स्क्वायर। तो हमने फोर्स का डायमेंशन रखा mlt-2 जो हम आपको बता चुके हैं, r इज द लेंथ तो हमने l स्क्वायर कर दिया इसे, ये दो मासेस हैं तो हमने m का पावर 2 कर दिया। अब बात आती है ये पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये -2 बन के जाएगा, तो बनेगा m की पावर -1, क्योंकि वहां पहले से +1 है और ये -2 जाएगा। l यहाँ पे पहले से था और यहाँ पे 2 और था, तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया। टाइम यहाँ पे नहीं था, टाइम सिर्फ यहीं पे था, सो दिस इज -2। अब ये g का एक्सप्रेशन हम उठा के इसके अंदर रख देंगे एज इट इज। सो हमने यहाँ पे प्लेस किया, पावर को चढ़ा दिया a, मास b और r को लेंथ लिख के पावर c, क्योंकि डायमेंशन सिंबल l है लेंथ का। अब हमने सबको अलग अलग किया। मास की पावर को हम सबसे पहले देख रहे हैं, पावर्स के ऊपर जब पावर चढ़ती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, सो -1 इंटू a, सो दिस इज -a। अब यहाँ पे मास की पावर है b। अब ये जो दो डिफरेंट नंबर्स हैं, जैसे x की पावर a और y की पावर b, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इधर m की पावर b था और इधर m की पावर -a था, तो ये दोनों जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। लेंथ की पावर यहाँ पे 3 इंटू a था और यहाँ पे लेंथ की पावर c था, तो इधर से 3a निकला, इधर से c निकला, दे विल बी 3a + c। सिमिलरली टाइम को अगर आप देखें तो दिस इज -2 इंटू a दैट इज -2 है, और यहाँ पे कहीं भी टाइम नहीं है तो सिंपली -2 है। अब हम दोनों तरफ से सबको कंपेयर करेंगे, इधर मास की पावर 0 है और इधर मास की पावर -a + b, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे, -a + b बराबर 0, सो a इज इक्वल टू b। हमने बराबर इसलिए रखा क्योंकि इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना, यानी कि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना जरूरी है। फिर हमने देखा इधर लेंथ की पावर 3a + c और इधर लेंथ की पावर 0 है, तो हमने बराबर रख दिया 3a + c बराबर 0, तो c इज -3a। सिमिलरली हमने ये टाइम के साथ किया, टाइम की पावर यहाँ -2a थी, यहाँ टाइम की पावर 1 थी, और -2a को जैसे आप 1 के बराबर रखेंगे a की वैल्यू निकल जाएगी -12। और जैसा कि आपको पता है c इज -3a, तो जैसे आप यहाँ -12 रखेंगे जो आपने अभी अभी निकाला है, सो दिस विल बी 3/2 नाउ, और a तो b के बराबर ही है, सो -12 की वैल्यू होगी b की भी। तो हमने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम इन वैल्यूज को उठा के वापस हमारे इनिशियल एक्सप्रेशन में रखेंगे। सो t इज प्रोपोर्शनल टू g की पावर a, और a की वैल्यू आपने निकाली है -12, सो दिस इज -12। m की पावर था यहाँ पे b, और b की वैल्यू भी आपने निकाली है -12, तो हम फिर से -12 रख देंगे। c की वैल्यू जो यहाँ पे c था वो आपने निकाली 3/2, तो हम रख देंगे 3/2। जैसा कि 2 2 2 सब में है, तो 2 के लिए तो हमने रूट लगा दिया। इसके अलावा जो रिमेनिंग है आप उसे देखें, r के ऊपर 3 था तो ये r3, ये -1 थे तो ये नीचे आ जाएंगे, क्योंकि माइनस होने पे वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज gm, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट।
हम डायमेंशनल एनालिसिस से एक लिमिटेशन रखते हैं कि हम जो कांस्टेंट होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, दिस इज लिमिटेशन। तो हमें एक्सप्रेशन यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे के लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं लगेगी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, फाइंड रिलेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज। अब एनर्जी का रिलेशन एफवीटी की टर्म्स में निकालना था और हमें पता है रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने लिखा फोर्स की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर सी, और एबीसी निकलते ही हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो हमने एनर्जी के डायमेंशन लिखे एम एल टू टी माइनस टू, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फोर्स के डायमेंशन लिखे एम एल टी माइनस टू, अभी भी हमने यूज किए थे, और ये पावर ए की जगह ए चढ़ा दिया। वी का डायमेंशन थे एल टी माइनस वन, ये भी हम यूज कर चुके हैं, पावर चढ़ाया बी, टाइम का डायमेंशन सी, तो हमने सबको पावर में चढ़ा दिया। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से m के ऊपर पावर 1 लिखा हुआ था, 1 इंटू ए हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट से निकलेगा m की पावर a, और बाकी कहीं पर भी m नहीं है, और इधर m की पावर है 1, तो हम दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, इधर m की पावर 1 और इधर m की पावर a। जैसे कंपेयर करेंगे आपको पता लग जाएगा a की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट थिंग इज इधर l की पावर 2, इधर l की पावर a, क्योंकि यहाँ 1 था, दिस इज 1 इंटू a, यहाँ पे l की पावर 1 और इधर है b, सो दिस इज 1 इंटू b। तो यहाँ से निकलेगा l की पावर b और यहाँ से निकलेगा l की पावर a, तो टोटल l की पावर हो जाएगी a प्लस b, और इधर l की पावर है 2, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं जैसा कि 1 है, तो आप जैसे यहाँ 1 प्लेस करेंगे आप उसे इधर भेजेंगे, सो b की वैल्यू में निकल जाएगी आपके पास 1। नेक्स्ट इज आप टाइम को जब आप कंपेयर करेंगे तो टाइम यहाँ से निकलेगा माइनस 2a पावर के साथ, यहाँ से निकलेगा माइनस 1 इंटू बी, यानी कि माइनस b पावर के साथ, और इधर c, और तीनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो टाइम की टोटल पावर निकली यहाँ से माइनस 2a, यहाँ से माइनस b और यहाँ से c, तो तीनों को हमने लिखा, और इधर टाइम की पावर थी माइनस 2। हम इन्हें इक्वेट कर देंगे, माइनस 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। अब जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू 1, सो दिस इज माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, b की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1, जैसे ही घूम के जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। सो a b c तीनों आपके पास 1 निकल के आप इन्हें मेन एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, सो f की पावर 1, v की पावर 1 एंड t की पावर 1, ज्यादा से ज्यादा आप एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, दैट इज k। सो दिस इज हाउ वी गेट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए देखते हैं डायमेंशंस ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और इंटीग्रल्स कैसे निकालते हैं। तो पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात करते हैं। हमने आपको दिया dny अपॉन dxn, dx टू द पावर n, और आपसे कहा इसका डायमेंशन कैलकुलेट करके बताइए। तो जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करें, ध्यान से देखें, ऊपर से सिर्फ y एक्सट्रैक्ट करें, यानी कि जो d की पावर n के बाद क्वांटिटी लिखी हुई है आप उसे एक्सट्रैक्ट करें, और नीचे d के बाद जो क्वांटिटी लिखी हुई है x टू द पावर n वो एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि d जस्ट रिप्रेजेंट्स एंड दिस n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टाइम इट इज डिफरेंशिएटेड, दैट इज जस्ट मेयर एन एक्सप्रेशन, द क्वांटिटी इज y अपॉन x टू द पावर n। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए ऐसे निकालें और इसका डायमेंशन निकालें। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, फाइंड डायमेंशन ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि d3v अपॉन dt3, और ये 3 रिप्रेजेंट्स ट्रिपल डेरिवेटिव, यहाँ 4 होता तो वो 4 टाइम्स डेरिवेटिव होता, और 2 होता तो वो डबल डेरिवेटिव होता। तो इसमें से हम v को बाहर निकालेंगे और ये जो t क्यूब है इसे बाहर निकालेंगे, हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज lt माइनस 1, टाइम का इस t की पावर 3, जैसे हम इसे ऊपर भेजेंगे तो ये -3 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी -1 है, तो -1 एंड -3 इज -4, सो दिस इज lt माइनस 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रल वाला हम, कि अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया, इफ z इज इंटीग्रल y dx देन फाइंड डायमेंशन ऑफ z, तो डायमेंशन ऑफ z को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, दैट इज y इंटू एक्स। तो यहाँ से जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो ये दो क्वांटिटीज करनी है, एक तो y एंड द अदर वन इज x। तो इसका डायमेंशन ही इस इंटीग्रल का डायमेंशन होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, इफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dv वेयर a इज एक्सीलरेशन एंड v इज वेलोसिटी एंड फाइंड डायमेंशन ऑफ y। तो आप इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे a और v को, तो हमने a और v को निकाल लिया। a इज एक्सीलरेशन, आप यूनिट सोचेंगे, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज v का डायमेंशन इज lt माइनस 1, इसका डायमेंशन हम लिख लेते हैं यूनिट से, मीटर की जगह पे लेंथ आ जाएगा और s की जगह पे यानी कि सेकंड पे टाइम आ जाएगा, तो दिस इज t स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा, लेंथ 2 बार है, दिस इज स्क्वायर, ये -2 और -1 मिलके -3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल और डिफरेंशियल्स के डायमेंशन निकालते हैं। देयर आर लिमिटेशंस आल्सो इन दिस डायमेंशनल एनालिसिस, कि हम कांस्टेंट की वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसा कि हमने आपको बताया था टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के क्वेश्चन में। साथ ही आप
वो सारे एक्सप्रेशन यहाँ से डिड्यूस नहीं कर सकते जिनमें दो टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखी होती, लाइक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस तरीके के फॉर्मूले आप ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। और साथ ही आप जो साइन, लॉग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले होते हैं वो भी आप ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आर्गुमेंट डायमेंशनलेस होते हैं और हम कोई इक्वेशन वहां से क्रिएट नहीं कर पाते हैं।